हाय एवरीवन। तो आज हम लोग कवर करेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इससे पहले हम लोगों ने 2-3 लेक्चर ले चुके हैं जो यूट्यूब बैच का पार्ट है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे कंप्लीट पॉलिटी को पढ़ रहे हैं, जिसमें से आज हम लोग कवर करेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी को। ठीक है, इसका जो स्लाइड का PDF है ये टेलीग्राम चैनल है, इसमें अपलोड हो जाएगा। फिर ये व्हाट्सअप नंबर है। अगर कोई भी डाउट रहता है, चाहे यूट्यूब बैच से हो, चाहे गाइडेंस को लेके हो, है ना, चाहे पूरा बैच से लेके हो, तो आप लोग ये नंबर दिया हुआ है, इसमें मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ये अपलोड होता है, इसके बाद एक प्रैक्टिस सीरीज़ आएगा, तो उसको प्रैक्टिस करना, जो कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के ऊपर बेस्ड है, जो हाई इल्ड बनाया गया है। किसके लिए? CAPF AC के लिए। जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, जैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गया, चाहे फैक्ट से रिलेटेड हो गया, चाहे कॉन्सेप्ट रिलेटेड हो गया, हर चीज़ उसमें डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो चलो बढ़ते फिर यूनियन एंड इट्स टेरिटरी को पढ़ते हैं, पॉलिटी चैप्टर को। सबसे पहले ये समझो, जो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है ये है क्या, और ये कौन कौन से प्रोविज़न में है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो ये जो पार्ट है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा पार्ट डिटेल में हम लोग समझ चुके हैं। तो ये पार्ट A में आता है, पेन चेंज कर लेते हैं, पार्ट A में आते हैं, और इसका जो आर्टिकल है 1 to 4 के बीच ये आर्टिकल में आते हैं। तो टेरिटरी क्या है पहले तो ये समझो, क्योंकि एक होता है यूनियन, जैसे कि इंडिया को बोला जाता है यूनियन, है ना, पूरा सेंट्रल को बोला जाता है क्या, यूनियन। तो यूनियन तो समझ लोगे, लेकिन टेरिटरी होता क्या है ये सबसे पहले समझते हैं। टेरिटरी ऑफ इंडिया सेल कंप्राइज, जैसे कि ये इंडिया का मैप है, तो इंडिया के अंदर जितना भी जियोलॉजिकल फीचर हैं, इंडिया के अंदर जितना भी टेरिटोरियल लिमिट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि इंडिया का एक पार्ट है, ये इंडिया का टेरिटरी है। इसमें से चाहे जैसे कि अगर फ्यूचर में अगर इंडिया कोई भी पार्ट को दूसरे कंट्री को अगर कैप्चर भी करता है, तो भी इंडिया का एक पार्ट ही कंसीडर किया जाएगा। याद रखना इसको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो क्या क्या कंसिस्ट होता है टेरिटरी में इंडिया का, देखो पहला तो आता है क्या, स्टेट, जिसमें से एट प्रेजेंट 28 स्टेट है, एडमिनिस्टर्ड इन अ फेडरल सिस्टम मेंशन इन अ 7th शेड्यूल। फेडरल सिस्टम क्या होता है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, स्टेट गवर्नमेंट होगा, और इन दोनों के बीच जो पावर है उसका क्या होगा, डिवाइड होगा। लेकिन ऐसा मतलब नहीं है कि जो स्टेट है ये सेंट्रल का क्या है, एजेंट बन के है, एजेंट नहीं है। ये दोनों का कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है, सेपरेशन ऑफ पावर का प्रोविज़न है। ठीक है, इसको पूरे हम लोग डील करते हैं किसमें, 7th शेड्यूल में डील करते हैं। फिर एक है कौन सा पार्ट, यूनियन टेरिटरी। स्टेट अलग चीज़ है, यूनियन टेरिटरी अलग चीज़ है, इसको डिटेल में अभी कंपैरिजन करेंगे। तो एट प्रेजेंट 2024 तक अभी 8 यूनियन टेरिटरी हैं, जिसे डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन स्टेट को डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करते, स्टेट का अलग से चीफ मिनिस्टर होता है, उसका प्रॉपर गवर्नर होता है। लेकिन यहाँ पे जो यूनियन टेरिटरी है ये है कि इसको डायरेक्टली गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, डायरेक्टली गवर्नमेंट द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन होता है बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, एक्वायर्ड टेरिटरी, अगर सपोज करो अगर इन फ्यूचर में अगर इंडिया क्या करता है, एक्वायर कर लेता है फॉरेन टेरिटरी को, तो भी इंडिया का ही पार्ट कंसीडर किए जाएंगे। तो क्या क्या कंप्राइज होता है टेरिटरी में, तो ये सब चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, जिससे हम लोग अभी कवर किए हैं। समझ आया? फिर फॉर्मर यूटी कौन कौन से थे, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, ये जस्ट फैक्ट्स हैं, है ना, इसमें कोई समझाने का नहीं है। पहले क्या हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, गोवा, ये पहले क्या थे, यूनियन टेरिटरी थे। अभी क्या इसको स्टेट बना दिया गया है। तो ये जो हिमाचल प्रदेश है ये अभी एट प्रेजेंट स्टेट है, मणिपुर एक स्टेट है, गोवा भी अपने आप में एक स्टेट है अभी। तो एक चीज़ अब ये समझो कि एक कॉन्सेप्ट आ रहा है स्टेट का और एक कॉन्सेप्ट आ रहा है यूनियन टेरिटरी का। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये तो समझेंगे, लेकिन ऐसा दो चीज़ में डिवाइड क्यों कर दियो, पॉइंट समझना। स्टेट तो चल ही रहा है, तो यूटी क्यों बनाए, अगर यूटी बना रहे हैं तो स्टेट क्यों बनाया। तो इसका जो लॉजिक है वो है पॉलिटिकल एड्रेस एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि दोनों का अगर एडमिनिस्ट्रेशन देखोगे तो डिफरेंट होगा। स्टेट जो एडमिनिस्ट्रेशन करता है उसमें चीफ मिनिस्टर अपॉइंट होके आता है, अपॉइंट बोले तो इलेक्ट होके आता है, कहाँ से, जनता के द्वारा इलेक्ट होके आता है। लेकिन वही यूनियन टेरिटरी का बात करोगे तो ये डायरेक्टली गवर्नमेंट क्या करते हैं, यहाँ पे अपॉइंट करते हैं। इलेक्ट और अपॉइंट दोनों अलग अलग चीज़ है। ठीक है, तो यूटी में क्या होता है, अपॉइंट करते हैं। फिर कल्चर के बेसिस में
है ना, जो यूनियन टेरिटरी का जो लाए गए हैं यूनियन टेरिटरी, चाहे कल्चर के बेसिस में हो सकते हैं, चाहे स्ट्रेटजिक कंसिडरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको क्या किए गए हैं कि यूनियन टेरिटरी बना दिए गए हैं। जैसे एग्जांपल समझना, एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ जैसे कि अंडमान एंड निकोबार है, ये क्या है, अभी एक यूनियन टेरिटरी है, तो इसको अगर देखा जाए तो ये एक स्ट्रेटजिक इम्पॉर्टेंट होगा। कैसे स्ट्रेटजिक इम्पॉर्टेंट होगा, अगर लोकेशन देखोगे, एक सेकंड ना, सबसे पहले क्या लेते हैं, एक पेज ले लेते हैं, फिर यहाँ पे अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखो, ये सपोज करो ये इंडिया है, ठीक है, इस साइड क्या है, बे ऑफ बंगाल है, इस साइड बे ऑफ बंगाल, और इधर ही क्या है, अंडमान और निकोबार है, ठीक है, इधर नीचे साइड क्या है, अंडमान निकोबार है, और इसे हम लोग क्या किए हैं, यूनियन टेरिटरी का पार्ट लिए। यूनियन टेरिटरी मतलब इसमें डायरेक्टली कंट्रोल होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो सपोज एक समय के लिए मान लो कि अगर यहाँ से कोई इंडिया के ऊपर अटैक करता है, अटैक कर रहे हैं, तो सेंट्रल क्या करेगा, क्योंकि डायरेक्टली सेंटर के कंट्रोल में है, तो सेंट्रल यहाँ से इसको रिटालिएट कर सकते हैं, ईजी होगा। और सेम सपोज करो कि अगर यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट होगा तो ये अपना डिसीज़न लेते हैं, तो उतना ज़्यादा इफेक्टिवली डिसीज़न नहीं ले पाते हैं जितना इफेक्टिवली डिसीज़न ले पाते हैं कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस तरीक़े से एक स्ट्रेटजिक इम्पॉर्टेंट भी कंसिडर लेके आप चलते हैं। सेम कल्चरल का कॉन्सेप्ट जो कि नीड क्यों है यूनियन टेरिटरी का, इसमें हम सब क्या है डिस्कस किए। फिर यूटी विथ हाई कोर्ट, जैसे कि हर यूनियन टेरिटरी में अपना खुद का हाई कोर्ट नहीं है, ठीक है, जैसे कि दिल्ली एंड दी जो दिल्ली है, दिल्ली एंड दी कॉमन हाई कोर्ट फॉर जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। दिल्ली का जैसे कि पर्सनल हाई कोर्ट है, सेम जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एक हाई कोर्ट है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा कंसीडर करके चलना है। अब क्या है, हम लोग ये पढ़े कि यूनियन टेरिटरी जो है कितने पार्ट तक आता है, 1 से 4 के पार्ट तक पूरा डील करता है यूनियन टेरिटरी के बारे में। तो 1 बाई 1 करके पूरे आर्टिकल को समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आर्टिकल 1 में क्या बोलते हैं कि डिफाइन करते हैं नेम एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि ये जो है ये स्टेट है, ये स्टेट का नाम इतना है, ये इतना टेरिटरी को कॉन्कर करेगा, यहाँ तक इसका लिमिटेशन होगा, इस एरिया में जितना भी रिसोर्सेस होगा ये इस स्टेट का पार्ट होगा। तो ये सब चीज़ को डिफाइन करता है कौन, आर्टिकल 1 में, ठीक है। अगर फॉरेन टेरिटरी अगर एक्वायर भी करते हैं इंडिया, तो इसका भी डेफिनेशन किसके अंदर आएगा, आर्टिकल ए के अंदर आएगा, आर्टिकल 1 के अंदर आएगा, समझ रहे हो। फिर सेकंड क्या बोलते हैं, गवर्न द एडमिनिस्ट्रेशन और इस्टाब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, कि सपोज अगर कोई भी जैसे फॉरेन टेरिटरी एक्वायर कर लिए इंडिया, तो ये सपोज करो ये फॉरेन टेरिटरी है एक्वायर किए, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा। अगर न्यू स्टेट इस्टाब्लिश करना है तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, कैसे उसको इस्टाब्लिशमेंट करेंगे, है ना, कैसे उसको रन करेंगे, ये सब चीज़ जो हैं कहाँ पे डिटरमाइन किए गए हैं, कहाँ पे रूल्स रेगुलेशन लिखा गया है, वो है आर्टिकल 2 में। पार्लियामेंट में बाई लॉ एडमिट इनटू द यूनियन इस्टाब्लिश और न्यू स्टेट ऑन सच टर्म एंड कंडीशन एज इट थिंक फिट। तो इसका जो पावर है किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, ना कि स्टेट का जितना भी लेजिस्लेचर है उसके पास, ठीक है, कंसीडर करके चलना है इसको। फिर आर्टिकल 3 क्या बोलते हैं, जो आर्टिकल 3 है, आउटलाइन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरिया बाउंड्री और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। ये मान लो ए स्टेट है, अगर गवर्नमेंट चाह रहे हैं कि इसका बाउंड्री को क्या है थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, तो इसमें किसमें प्रोविज़न लिखा गया है, कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 3 में लिखा गया है। अगर गवर्नमेंट चाह रहे हैं इसको थोड़ा इसका पार्ट को क्या है थोड़ा मिनिमाइज़ कर देते हैं, डिमिनिश कर देते हैं, तो ये किस में लिखा हुआ है, आर्टिकल 3 में ही लिखा हुआ है, ठीक है। अगर इसका बाउंड्री अल्टर करना होगा, नेम को अगर चेंज करना हो गया, तो ये सब चीज़ पूरा डिटेल जो प्रोविज़न लिखा हुआ है वो आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है। फॉर्म अ न्यू स्टेट बाई सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाई यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट, यही पार्ट है। अगर 2 स्टेट को भी अगर मिलाना चाहो तो किस में लिखा गया है, आर्टिकल 3 में ही लिखा गया है, ठीक है। तो जो इसका क्रक्स है, क्रक्स समझ आ गया कि आर्टिकल में लिखा क्या है। अगर कोई भी एरिया है स्टेट को, उसको इंक्रीज़ करना हो चाहे डिक्रीज़ करना हो, अल्टर करना हो बाउंड्री को, जैसे एक्सपांड है ना, या फिर मिनिमाइज़, या फिर अल्टर करना चाह रहे हो नेम को, अगर नेम भी चेंज करना चाह रहे हो तो आर्टिकल 3 में मेंशन है। फिर आर्टिकल 4 क्या बोलते हैं, लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3। अब समझ आ गया, ये आर्टिकल 3 पढ़ लिए हो और ये आर्टिकल 2 पढ़ लिए हो, ठीक। इसमें क्या बोला है आर्टिकल 4 में
कि लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल एंड सप्लीमेंटल इंसिडेंट एंड कॉन्सिक्वेंसेस मैटर। तो ये जो आर्टिकल 4 है ये डिफाइन किया जस्ट आर्टिकल 2 और 3 को, कि अगर अमेंड करना है फर्स्ट एंड द फोर्थ शेड्यूल को तो ये क्या होगा, एक सप्लीमेंट के तरीके से यहाँ पे यूज़ करोगे, कॉन्सिक्वेंसेस मैटर के तरीके से यहाँ पे यूज़ करोगे। तो ये तो रहा आर्टिकल 4। समझ आया कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना। अब कुछ टर्म समझ लेते हैं, है ना। जैसे कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पढ़ रहे हैं तो इससे रिलेटेड क्या टर्म्स हैं। जैसे कि एक टर्म्स आता है वो है इंडस्ट्रियल यूनियन। इंडस्ट्रियल यूनियन जैसे कि इंडिया को कंसीडर किया जाता है कि इंडिया इज़ अ इंडस्ट्रियल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। इसका मतलब क्या होता है, इंडिया का अगर जियोग्राफिकल एरिया देखोगे तो जियोग्राफिकल एरिया कैसे डिफाइन है, या फिर पॉलिटिकल एरिया बोल लो कैसे डिफाइन है। सपोज ये स्टेट है, ये स्टेट, ये सब क्या है, पूरा स्टेट है, ये स्टेट है और इसका जो सेंट्रल पॉइंट कौन होगा, एक होने वाला है। मतलब सेंट्रल जो होगा वो एक होगा इसका पॉइंट, और जितना भी डिस्ट्रक्टिबल स्टेट है मतलब अलग अलग स्टेट, डिस्ट्रक्टिबल का मतलब है कि यहाँ पे अलग अलग स्टेट हैं, पूरे अलग अलग स्टेट को एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा, यूनियन करेगा। मतलब यूनियन जो है वो मेन पॉइंट है और यूनियन से पूरा बाकी जो स्टेट है ये बना हुआ है। इसका सिंपल ये मतलब होता है। लेकिन यूएस का क्या होता है, यूएस में जितना भी ये स्टेट है ये आपस में मिल के यूनियन बनाते हैं। समझ रहे हो, ये क्या है, आपस में मिल के एक यूनियन बना रहे हैं, इसलिए तो उसको फेडरल सिस्टम बोलते हो। जो यूएस का पार्लियामेंट है, यूएस को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं कि फेडरल स्टेट है। अगर ये स्टेट चाहे कभी भी चाहता है कि हमें यूएसए से बाहर होना है तो स्टेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, हो सकता है, उसके पास पावर है। लेकिन अगर वही केस में इंडिया को देखोगे तो इंडिया का कोई स्टेट अगर अलग होना चाह रहा है तो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोले, इंडिया इज़ अ इंडस्ट्रियल, इंडिया को विभाजित नहीं किया जा सकता, बल्कि ये फॉरेन कंट्री अपना सकते हैं, ला सकते हैं, अपने स्टेट में इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन इंडिया से कोई पार्ट कंट्री जो है अलग कंट्री नहीं बन सकता इंडिया से। ये कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब समझ आई ये चीज़, जो इंडस्ट्रियल यूनियन जो यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है यूनियन का और एक कॉन्सेप्ट आता है फेडरेशन का। जैसे इंडिया का एग्जांपल लोगे, इंडिया एक यूनियन कंसीडर किए जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये सपोज़ करो यूनियन है तो यूनियन जो है ये अपने छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है, मतलब बोल सकते हो कि स्टेट में बटा हुआ है ना। एक पूरा क्या होल यूनियन है, ये यूनियन छोटे छोटे स्टेट में बटा हुआ है। लेकिन एग्जांपल लेते हैं यूएस का। यूएस का क्या एग्जांपल लेते हो कि जितना भी छोटे छोटे स्टेट हैं इन्होंने एग्रीमेंट साइन करके एक अपना यूनियन बनाया है, अपना एक सेंट्रल पॉइंट बनाया है। ये यूएस का एग्जांपल होता है, जिसे क्या बोलते हो, फेडरल सिस्टम बोलते हो। क्लियर है क्या, जो ये यूएस का एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे एग्रीमेंट हो के बनाए हैं, है ना। एग्रीमेंट करके जितना भी आपस में स्टेट है, 52 स्टेट है, वो क्या है मिल के एक सेंट्रल बनाए हैं एग्रीमेंट होके। लेकिन जो इंडिया का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इंडिया पहले से एक यूनियन है, उसमें से अलग अलग पार्ट को स्टेट के नाम में डिवाइड किए हुए हैं। तो ये चीज़ रहा, एक होता है यूनियन का और एक कॉन्सेप्ट होता है फेडरेशन का। फिर एक आता है पार्लियामेंट्री अथॉरिटी। पार्लियामेंट क्रिएट अ न्यू स्टेट और अल्टर बाउंड्री विदाउट कंसेंट। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट यहीं पे लेता हूँ मैं पार्लियामेंट का, और यही अगर स्टेट लेजिस्लेचर करे तो स्टेट लेजिस्लेचर का। तो देखो अगर पार्लियामेंट बाउंड करेगा, पार्लियामेंट अगर बाउंड्री को क्या अल्टर कर रहे हैं, नेम चेंज कर रहे हैं, तब तो ठीक है, पावर इसके पास है। अगर सपोज करो इंडिया के पास 28 स्टेट हैं, अगर यही पावर को अगर स्टेट के पास दे दिया जाए तो, है ना, ये स्टेट ए है, सपोज करो ये स्टेट ए है, ये स्टेट बी है, तो बी चाह रहे हैं अपने लेजिस्लेचर में संशोधन करके क्या करते हैं, ए के पार्ट को क्या करना, एक्वायर करना स्टार्ट कर देगा। ए क्या करेगा कि अपने जो स्टेट है वहाँ लेजिस्लेचर जो है वहाँ पे लॉ पास करके बी के पार्ट को एक्वायर करना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब क्या है कि दोनों में कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन पैदा हो जाएगा। लेकिन पार्लियामेंट क्या है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है पार्लियामेंट, है ना। यहाँ पे यही कंसीडर करो कि सेंट्रल लॉ मेकिंग बॉडी है, तो जब सेंट्रल इसको बनाएंगे, जो सेंट्रल जब लॉ बनाएंगे तो ये दोनों को आपत्ति होगा क्या, बिल्कुल भी आपत्ति नहीं होगा। इस केस में जितना भी ये पावर दिया गया है स्टेट को अल्टर करना, नेम चेंज करना, किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, ना कि स्टेट को दिया गया।
क्योंकि 28 स्टेट हैं, ये लोग तो फिर अपना अपना क्या है गेनिंग के लिए, अपना अपना गेन के लिए, लाभ के लिए पूरा संशोधन करते चले जाएंगे, दूसरे के पार्ट को एक्वायर करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे क्या है कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, फिर क्या है प्रेसिडेंशियल रूल टाइप स्थिति पैदा हो जाएगा, चाहे फाइनेंशियल इमरजेंसी का हो, चाहे प्रेसिडेंस रूल हो, ये सब स्थिति पैदा हो जाएगा। फिर समझ आई ये चीज़। अब यहीं से रिलेटेड क्या है कुछ कुछ कमीशन बैठाए गए हैं, क्योंकि यूनियन और इट्स टेरिटरी और इंडिया को क्या कंसिडर किए जाते हैं, यूनियन। अब उस समय जब सिचुएशन अगर देखोगे, कब का बात कर रहा हूँ मैं, 1947 का। अब इंडिया उस समय का बात करो और अभी का बात करो, उस समय भी इंडिया इतना वास्ट डाइवर्सिटी से भरा हुआ था कि उसको एडमिनिस्ट्रेशन करना, अभी तो 28 स्टेट है तो एडमिनिस्ट्रेशन करना क्या है ईजी हो जाता है, लेकिन उस समय बात करो जब ये पूरा स्टेट नहीं फॉर्म हुआ था, पूरा इंडिया एज अ सिंगल कंट्री के रूप में देखे जाते थे। अब पूरा इंडिया एज अ सिंगल कंट्री, उसमें से भी डाइवर्सिफाई कल्चर है ना, डाइवर्सिफाई लैंग्वेज, इन सब को मैनेज कर पाना, और वो भी सेंट्रल के हाथ में, इतना इजी नहीं था, टफ टास्क था। तो कुछ कमीशन आए, एक कमीशन ने कुछ सजेशन दिए कि कैसे हम एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कैसे हम अगर चाहे तो लैंग्वेज के बेस में क्या है स्टेट को फॉर्म कर सकते हैं, इंडिया को क्या है थोड़ा सेपरेट करके स्टेट में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड कुछ कुछ यहाँ पे कमीशन बैठाया गया कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करना है। तो उसी में सबसे जो फर्स्ट कमीशन आए वो आया है फजल अली कमीशन, जो 1953 टू 1955 के बीच आया। हो सके डेट को याद रख लेना, कई बार यूपीएससी जो सीएपीएफ में है स्पेशली यहाँ पे डेट के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो जो फजल अली कमीशन क्या है, ये बोला कि एक्सेप्ट लैंग्वेज एज अ बेसिक बट रिजेक्टेड वन लैंग्वेज वन स्टेट थ्योरी। देखो ये जो फजल अली कमीशन क्या है, ये चाहते थे, इन्होंने एक्सेप्ट भी किया है कि जो स्टेट का डिवाइड होगा, है ना, ये पूरा इंडिया है, तो इंडिया का अगर स्टेट को डिवाइड करना है तो एक काम करते हैं कि हम लोग लैंग्वेज के आधार पे स्टेट को डिवाइड कर देते हैं, कि अगर ये तेलुगु बोल रहे हैं तो इसको एक स्टेट बना देते हैं, ये मराठी बोल रहे हैं तो इसको एक स्टेट बना देते हैं, ठीक है, ये पंजाबी बोल रहे हैं तो इसको अलग स्टेट बना देते हैं। इस तरीके से क्या है स्टेट जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज के बेसिस में अगर स्टेट बनाना है तो उसको फजल अली कमीशन ने एक्सेप्ट किए हैं। लेकिन वन लैंग्वेज वन स्टेट थ्योरी को क्या है इसने रिजेक्ट किया है। क्यों ऐसा, और ये है क्या वन लैंग्वेज वन स्टेट? तो एक चीज़ खुद जो है कॉमन सेंस ये लगाओ, ये स्टेट है सपोज करो और ये दो स्टेट हैं, दो स्टेट के बॉर्डर एरिया अगर देखे जाओगे तो कम से कम 10-15 किलोमीटर ऐसे होता है जहाँ अगर ए बोल रहा है मराठी और बी बोल रहा है तेलुगु, तो ए जब बी के टेरिटरी में जाएगा तो तेलुगु बोलना स्टार्ट कर देता है, बी जो ए के टेरिटरी में जाता है तो मराठी बोलना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे तो दिक्कत हो जाएगा फिर अगर वन स्टेट वन लैंग्वेज और वन स्टेट के बेसिस में डिवाइड करोगे तो, क्योंकि एक बंदा ऐसा है कि जिसे मराठी भी आता है, जिसे उर्दू भी आता है, और ये कहाँ पर रह रहे हैं, बॉर्डर एरिया में रह रहे हैं, और उसमें से भाईचारा की स्थिति में रह रहे हैं वो लोग, ठीक है। अब उसको अब अलग करोगे कि ये लैंग्वेज बोल रहे हो मतलब एकदम वही स्टेट को हम लोग फॉर्म करेंगे, और ऐसा भी नहीं देख सकते कि इतना भी एकदम प्रिसाइसली हम लोग स्टेट को डिवाइड भी नहीं कर सकते, स्टेट का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पता थोड़ा है कि ये जो यहाँ पे इतना पॉपुलेशन है वो हिंदी बस को जानते हैं, है ना, यहाँ पे इतना पॉपुलेशन वो हिंदी बस को जानते हैं, लेकिन इसके बाद ये एक मार्किंग पॉइंट है कि इसके बाद जो स्टेट आएगा वो हिंदी कुछ नहीं जानते, डायरेक्टली पंजाबी बस जानते हैं। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो जो फजल अली कमीशन है, इन्होंने वन स्टेट वन जो लैंग्वेज वन स्टेट थ्योरी को रिजेक्ट किया है, लेकिन इन्होंने बोला ठीक है लैंग्वेज के हिसाब से हम लोग स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इट रिकमेंडेशन लेड टू स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, और इसी के रिकमेंडेशन से, फजल अली कमीशन के रिकमेंडेशन से इन्होंने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किए गए 1956 में, जिसमें से लैंग्वेज के बेसिस में 14 स्टेट को यहाँ पे बनाए गए और उसमें से 6 यूटी यहाँ पे क्रिएट किए गए, ठीक है। 14 स्टेट बनाए गए और 6 यूटी उस समय क्रिएट किए गए 1 नवंबर 1946 में। और उस समय का जो मेंबर था, जो फजल अली कमीशन का मेंबर है, कौन कौन है? एक फजल अली हैं जो चेयरमैन थे, KM पन्नीकर थे और HN खुंजू थे। फिर इसी के रेस्पेक्ट में दूसरा कमीशन आ गया जो कि धार कमीशन है। कब आया? 1948, याद रखोगे।
इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिया है, रिकमेंडेड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस नॉट लैंग्वेज। अब फजल अली कमीशन ने लैंग्वेज का बोला है तो इन्होंने लैंग्वेज को रिजेक्ट किया है, और धार कमीशन ने बोला है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस में हमें क्या करना चाहिए, स्टेट रीऑर्गेनाइज करना चाहिए। तो अब इसको अगर अपने लेवल में सोचोगे तो ये फॉलो उतना ज़्यादा नहीं हो सकता। यहाँ पर सपोज़ करो कि ये मान लो यहाँ पे हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी का छोड़ो, यहाँ पे सपोज़ करो तेलुगु स्पीकिंग पूरा पॉपुलेशन रह रहे हैं, और यहीं पे जो गवर्नमेंट का ऑफिस होगा, जो स्टेट होगा, सब लोग क्या बोल रहे हैं, मराठी बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जब तेलुगु स्पीकिंग वाले लोग का अगर ऑफिसेस में काम होगा, गवर्नमेंट ऑफिसेस में, तो वहाँ तो पूरा मराठी बोल रहे हैं। तो फिर समझेंगे कैसे अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेस में अगर डिवाइड करते हो तो, समझ रहे हो। तो यहाँ पे तो प्रॉपर दिक्कत हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक और एग्जांपल लो, अगर ये है यहाँ पे जो कि पंजाबी बोल रहे हैं, लेकिन जो इसका ऑफिस जो है, जितने भी ऑफिस में लोग बैठे हैं वो मराठी बोल रहे हैं। अब ये जो पंजाबी बोल रहे हैं वो मराठी स्पीकिंग वाले ऑफिस में जाएंगे तो यहाँ पे क्या भाषा को समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे। अगर इसके हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से अगर इसको फॉर्म करते हो तो यहाँ पे भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगा, जिससे धार कमीशन को क्या किया गया है, रिजेक्ट किया गया है इसके पॉइंट को। ठीक है, फिर अगला आता है जेवीपी कमेटी, जिसे दिसंबर 1949 अप्रैल 1949 में इस्टेब्लिश किए गए। जो जेवीपी, जे का मीनिंग है पंडित जवाहरलाल नेहरू, वी का मीनिंग क्या है यहाँ पे, वल्लभ भाई पटेल, और पी का मीनिंग यहाँ पे पत्तभी सीतारामन है ना। इन्होंने क्या किया है, लैंग्वेज को रिजेक्ट किया गया है। क्यों, अभी इन्होंने रिजेक्ट क्यों किया लैंग्वेज को, ये देखो, इसको समझना। एक क्या लेता हूँ, एक स्लाइड लेते हैं, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा अच्छे डिटेल में समझ पाओगे। देखो, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं उस समय का सिनारियो समझो। उस समय तो ये प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो उस समय का सिनारियो समझो। एक तो क्या है, पाकिस्तान अलग हो गया है। बात मैं कर रहा हूँ 1947 का, जब इंडिया आज़ाद हुआ, और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब हुआ है, 1956 में। तो ये जस्ट आसपास का समय है, इसमें कुछ ज़्यादा गैप अपने को देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, एक तो ये समझो को इंडिया जो है पहले से ही डिवाइड हो चुका है। एक अलग कंट्री बन गया पाकिस्तान, एक अलग कंट्री बना है इंडिया। एक तो पहले से तो डिवाइड हो गए हैं। अब लैंग्वेज के बेस में अगर ये इंडिया है, सपोज अगर ये इंडिया को अगर लैंग्वेज के बेस में अगर स्टेट में डिवाइड करते हैं तो ये चांस हो सकता है कि लैंग्वेज के बेस में ये लोग अलग कंट्री अपना डिमांड करने लग जाएंगे। तो ऐसा कौन सोच रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो जेवीपी कमेटी है यहाँ पे, ये लोग ये तर्क लगाते थे, ये सोचते थे अगर लैंग्वेज के बेस में हम लोग डिवाइड कर देते हैं स्टेट को क्या कर देते हैं, फॉर्म कर देते हैं, तो एक दिन ऐसा होगा कि स्टेट क्या है, अपना खुद का एक कंट्री डिमांड करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि क्या हुआ पाकिस्तान में, जो मुस्लिम मेजोरिटी लोग हैं वो लोग चले गए। सेम ऐसे चाहे इथनिक के रेस्पेक्ट में हो या फिर लैंग्वेज के बेस में हो, अलग कंट्री डिमांड करना स्टार्ट कर देंगे। तो उस समय के सिचुएशन को देखते हुए इन्होंने क्या किया, रिजेक्ट किया है। कौन, जेवीपी कमेटी लोग ने। ठीक है, इन अक्टूबर 1953 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज फोर्स्ड टू क्रिएट द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट नोन एज आंध्र प्रदेश। क्यों, अब क्योंकि जब उस समय का अगर सिचुएशन क्या था कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब आया 1956 में, तो बहुत लोगों ने क्या किया, स्ट्राइक करना चालू कर दिए, स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिए कि हमें तो लैंग्वेज के बेस में अपना स्टेट चाहिए। और कई लोगों को यहाँ पे डेथ भी हुआ। जब डेथ होते देखते हैं, गवर्नमेंट ने जब डेथ होते हुए देखा तो प्रेशराइज में एज अ प्रेशर इन्होंने क्या किया कि आंध्र प्रदेश को अपना एक सेपरेट लैंग्वेज के बेस में पहला स्टेट यहाँ पे घोषित किए गए। कौन है, आंध्र प्रदेश है, बाय सेपरेटिंग दी तेलुगु स्पीकिंग एरिया फ्रॉम मद्रास स्टेट। तो इस रेस्पेक्ट में फर्स्ट स्टेट जो बना लैंग्वेज के बेस में वो आंध्र प्रदेश, जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है वो बना है। समझ आया ये चीज़ कि नहीं समझ आया है ना। उसके बाद देखो अगला कि फॉर्मेशन हो गया स्टेट ऑफ लिंग्विस्टिक के बेस में। अब क्लियरली यहाँ पे ये है कि जब एक लोगों को देखोगे कि ये तो स्टेट के बेस में ये इसको स्टेट बना दिए, लैंग्वेज के बेस में स्टेट बना दिए, अब हम भी डिमांड करेंगे जिससे हमें भी अपना लैंग्वेज के बेस में अलग स्टेट मिल जाए। फिर ऐसे करते करते क्या किए गए कि डायरेक्टली गवर्नमेंट ने सीधे 14 स्टेट क्या है लैंग्वेज के बेस में इस्टेब्लिश कर दिए गए और 6 जो है यूटी इस्टेब्लिश कर दिए गए। तो यहाँ पे देखो फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक में देखा जाए तो जब 1947 जब इंडिया आज़ाद हुआ तो उस समय 562 प्रिंसली स्टेट फॉर्म थे, है ना।
क्योंकि इन सब को अब इकट्ठा करना, एक में लाना है। तो काम कौन किए? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इन्होंने 562 को, सब स्टेट को क्या किए, मिला के इंडिया को पूरा फॉर्म कर दिए गए। जिसमें से जो हैदराबाद था ये थोड़ा ज़्यादा दिक्कत कर रहे थे, है ना, वो तो अपना अलग कंट्री का डिमांड कर रहे थे। फिर उसको भी कैसे भी सुझाव बुझा के जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उन्होंने इंडिया में पार्ट में मिला दिए। फिर जे और के जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके इंडिया का पार्ट बन गए। सेम जो जूनागढ़ है ये भी रेफरेंडम से इंडिया का पार्ट बन गए। फिर जो ये हैदराबाद है, हैदराबाद समझे थे ना, देखो हैदराबाद क्या है, ये ज़्यादा दिक्कत कर रहे थे। अभी बताया कि अलग कंट्री का डिमांड कर रहे थे। तो यहाँ से पुलिस एग्रेशन से, है ना, पुलिस एग्रेशन से ऑपरेशन पोलो चला के 1948 में इन सब को क्या है, हैदराबाद को इंडिया में मिला दिए पूरा। फिर 1940 आया जिसमें से फोल्ड 4 क्लासिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिला स्टेट का। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, ये जो है 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन हुआ है। अब इसके अंदर पार्ट ए में क्या है, पार्ट बी में क्या है, इतना डिटेल में अपने को जाना नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो स्पेशली पढ़ रहे हैं CAPFSC एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कोई PhD नहीं कर रहे हैं, एक चीज़ याद रखना, PhD करने यहाँ पे हम लोग नहीं आए। अब इस स्टेट तो बना, अब स्टेट बना तो कोई स्टेट ऐसे थे कि कुछ ज़्यादा ही पिछड़े थे, कोई स्टेट को देखा गया तो ये तो थोड़ा ज़्यादा एडवांसमेंट में जा रहे हैं। तो कुछ स्टेट के लिए जब ऐसा देखे तो क्या कि इन्होंने उस स्टेट को एक स्पेशल प्रोविज़न देना स्टार्ट कर दिए, है ना, कि ये स्टेट में अगर कोई स्टेट में 5 रुपये खर्च कर रहे हैं तो ये स्टेट में हम लोग क्या करेंगे, 7 रुपये खर्च करेंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि ये जो 7 रुपये खर्च कर रहे हैं वो इस स्टेट क्या है, ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो इसको इक्वलिटी में लाने के लिए उस स्टेट में क्या करेंगे, ज़्यादा खर्च करेंगे। जस्ट एग्जाम्पल दिया हूँ जिससे समझ जाओ। ठीक है, तो इसी रेस्पेक्ट में क्या किए गए, गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल प्रोविज़न देना स्टार्ट किए गए। और ये स्पेशल प्रोविज़न कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भैया यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, जैसे 371 है तो इसमें कौन कौन सा स्टेट है ये याद रखना है। इसमें महाराष्ट्र, गुजरात। अब इसे क्या स्पेशल प्रोविज़न दिए गए हैं ये ऐसा नहीं पूछते, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही PhD करना हो जाएगा। ठीक है, उतना अपने को नहीं पढ़ना है, एक तो इतना ही पढ़ ले उतना सफिशिएंट है। फिर आर्टिकल 371A क्या है, नागालैंड को दिए गए। आर्टिकल 371B असम के लिए बारे में बात करते हैं। 371C मणिपुर, 371D आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। 371 जो जी हैं ये है मिज़ोरम के बारे में। 371H अरुणाचल प्रदेश, 371I गोवा और 371J जो कि कर्नाटका के गवर्नमेंट का बात करते हैं। तो ये जो आर्टिकल के थ्रू इस स्टेट को क्या है, स्पेशल प्रिविलेज यहाँ पे दिए गए। अब जैसे पहले स्टार्टिंग में ही मैं बोला था कि स्टेट और जो यूनियन टेरिटरी का जो क्या डिफरेंस है दोनों में, आगे वाले स्लाइड में पढ़ेंगे। तो देखो स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है क्यों बनाए गए इतना तो समझ आ गया, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस के बेस में हो, चाहे स्ट्रेटजिक पॉइंट के हो, जैसे कि एग्जांपल लिए थे अंडमान एंड निकोबार का, चाहे कल्चर के बेसिस में हो। क्योंकि यूनियन टेरिटरी को डायरेक्टली कौन एडमिनिस्ट्रेशन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। तो एक एक करके सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टेट को समझ लेते हैं। ठीक है, फिर यूनियन टेरिटरी को पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टेट को अगर देखे जाओगे तो एक फेडरल रिलेशन को दिखाता है। स्टेट कैसे, क्योंकि फेडरल का डेफिनेशन क्या होता है, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट होगा और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट होगा और इन दोनों के बीच क्या होगा, पावर का शेयरिंग होगा। सेंट्रल जो है इसके पास कुछ सेट ऑफ लिमिट है जिससे अपना ये नियम कानून बना सकते हैं। फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास ये सेट ऑफ रूल्स हैं जिसमें अपना ये नियम कानून बना सकते हैं। लेकिन जो है स्टेट जो है सेंट्रल के लिस्ट जो दिया गया है 7 शेड्यूल में उसमें नियम कानून नहीं बना सकते। सेम जो सेंट्रल हैं स्टेट के रेस्पेक्ट में कोई नियम कानून नहीं बना सकते। लेकिन इस केस में जो है थोड़ा एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन को जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, अभी उसमें ध्यान नहीं देना है। फिर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन देखो ऑलरेडी बता दिए, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेंट्रल के साथ। इसके पास ज़्यादा ऑटोनॉमी होता है यूनियन टेरिटरी के रेस्पेक्ट से। क्यों, क्योंकि यूनियन टेरिटरी डायरेक्टली कंट्रोल हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जब स्टेट का बात करोगे तो यहाँ पे तो खुद का गवर्नमेंट होगा और यहाँ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, तो इसका खुद का GDP होगा, खुद का इकोनॉमी होगा। ठीक है, तो ये ज़्यादा ऑटोनॉमी होता है एज़ कम्पेयर टू यूनियन टेरिटरी। यूनिफॉर्मिटी इन देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप मिलेगा ही मिलेगा। यूनिफॉर्मिटी कैसे,
हर स्टेट में अगर जाओगे तो हर स्टेट में चीफ मिनिस्टर दिखेगा, हर स्टेट में जाओगे तो क्या है, हर स्टेट का गवर्नर होगा। तो इस रेस्पेक्ट में क्या है, हर स्टेट में एक यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलता है। लेकिन जो यूनियन टेरिटरी होता है वहाँ पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। कई स्टेट में जाओगे तो चीफ मिनिस्टर मिल जाएगा, कई स्टेट में जाओगे तो चीफ मिनिस्टर ही नहीं मिलता। ठीक है, डिस्कस करेंगे उसको अभी। ये स्लाइड यहाँ पे रखा हुआ है यूनियन टेरिटरी का। द गवर्नर इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट। हाँ, इसको याद रखना है, गवर्नर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, न कि ये सेंट्रल का एजेंट है। बल्कि सेंट्रल अपॉइंट करते हैं गवर्नर को स्टेट के लिए, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है ना, सेंट्रल का कोई एजेंट नहीं है। तो इसको ध्यान देना। पार्लियामेंट कैन नॉट मेक लॉ ऑन सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट रिलेशन टू एक्सेप्ट अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सब्सटेंसेस। जब हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल स्टेट रिलेशन तो ये क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सब्सटेंस है उसको पढ़ेंगे। इसको पढ़ना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है ना। तो बता नहीं रहे अभी, ऐसा नहीं सोचना है, तो इसको कवर करेंगे। फिर अब जो सेकंड है वो है यूनियन टेरिटरी। इसको समझो, ये क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने किसको समझ लिए, ये वाला, एक सेकेंड ना, ठीक। अभी तक हम लोगों ने स्टेट को समझ लिए हैं। तो अब देखते हैं यूनियन टेरिटरीज को। यूनियन टेरिटरी क्या है कि जो डायरेक्टली कंट्रोल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। स्टेट गवर्नमेंट का क्या है, अपना चीफ मिनिस्टर होता है। लेकिन यहाँ पे जो यूनियन टेरिटरी हैं ये डायरेक्टली कंट्रोल किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल, देख यही है, अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेंट्रल। दे डू नॉट हैव ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी तो होता है लेकिन उतना ज़्यादा ऑटोनॉमी नहीं होता है जितना ऑटोनॉमी स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। देयर इज़ नो यूनिफॉर्मिटी इन देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होता है। कैसे, अगर दिल्ली का एग्जांपल लोगे, जम्मू कश्मीर का एग्जांपल लोगे, तो यहाँ पे क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, है ना, खुद का लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहाँ खुद का चीफ मिनिस्टर है। लेकिन वही पुडुचेरी का बात करोगे, दादर एंड नगर हवेली का बात करोगे, तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर नहीं है, यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है ना, ये डायरेक्टली कंट्रोल हो रहे हैं सेंट्रल के द्वारा। तो इस तरीके से इसमें यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलता है। यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज़ नो यूनिफॉर्मिटी, है ना, देयर इज़ नो यूनिफॉर्मिटी इन देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। तो यहाँ पे जो अभी बताया हूँ वो एक्सेप्शन है, ठीक है, याद रखना। यूनिफॉर्मिटी नहीं है, इसका मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि जो यूनियन टेरिटरी है डायरेक्टली अंडर कंट्रोल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसे एडमिनिस्ट्रेशन करते कौन, लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर चीफ कमिश्नर, जिसे अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ द 3 लिस्ट इन रिलेशन इन यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड जितना भी नियम कानून या फिर रूल्स रेगुलेशन जो प्रिपेयर होगा, ड्राफ्ट होगा, वो कौन करने वाला है, सेंट्रल गवर्नमेंट करने वाला है। तो इस तरीके से समझ आ गया, कंप्लीट हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे क्लियर, समझ आ गया क्या, ठीक। अब एक नोट यहाँ पे ध्यान रखना कि अभी जो जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ है 2019 का, इन 2019 आर्टिकल 370 वाज अबॉलिश एंडिंग जम्मू कश्मीर एज अ स्पेशल स्टेटस। जो 370 में जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दे के रखे थे, उसको यहाँ पे अबॉलिश कर दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में। द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट क्रिएटेड 2 यूनियन टेरिटरी। तो इसमें जो ये ऑर्गेनाइजेशन हुआ उसमें क्या किए गए, पहले जम्मू कश्मीर स्टेट था, अभी क्या किए गए हैं, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अलग किए गए हैं और यूटी ऑफ लद्दाख एक अलग किए गए हैं, ठीक है। देखो सिंपल समझो, जम्मू कश्मीर क्या पहले स्टेट थे, आर्टिकल 370 में स्पेशल प्रोविज़न दिए थे, वहाँ पे जम्मू कश्मीर एक स्पेशल स्टेट में स्पेशल क्या है स्टेटस मिला था, जिससे वे स्टेट थे पहले। फिर जब ये आया जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का आया, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर को अलग यूनियन टेरिटरी बना दिए गए और लद्दाख को अलग जो है यूनियन टेरिटरी यहाँ पे घोषित किए गए, जिसमें से जम्मू और कश्मीर में लद्दाख जो जम्मू कश्मीर होगा वहाँ पे लेजिस्लेचर होगा। जैसे हर स्टेट में क्या है अपना खुद का लेजिस्लेचर होता है, सेम यहाँ पे जम्मू कश्मीर में भी खुद का लेजिस्लेचर होगा, लेकिन लद्दाख में यहाँ पे लेजिस्लेचर नहीं दिया गया है। क्लियर। फिर दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव एक्ट 2090 में मर्ज किया गया है इन दोनों को, ठीक है। पहले दादर एंड नगर हवेली अलग यूनियन टेरिटरी थे, दमन एंड दीव अलग यूनियन टेरिटरी थे। तब जब इसे 2019 का एक्ट आया, फिर दोनों को क्या कर दिए गए, एक में मर्ज कर दिए गए, ठीक है। अब एक और समझ लेते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता है, कौन से आर्टिकल होता है
जिस आर्टिकल से, जिस पावर से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी में एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, अपना रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कराते हैं। तो आर्टिकल का अगर बात करेंगे तो गवर्न बाय आर्टिकल 239 टू 241 इन पार्ट 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस एक्ट के तहत से यूनियन टेरिटरी में क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन इसको करते हैं कौन, प्रेसिडेंट। लेकिन डायरेक्ट प्रेसिडेंट नहीं जाते वहाँ, उसका एक अपॉइंटमेंट होता है। प्रेसिडेंट क्या करते हैं, अपना एक एडमिनिस्ट्रेशन अपॉइंट करते हैं, अपना एक एजेंट अपॉइंट करते हैं, जिससे वे यूनियन टेरिटरी में क्या कर सके, रूल्स एंड रेगुलेशन या फिर यूनियन टेरिटरी को हेड कर सके। ठीक है, जिसे हम लोग कॉमनली जाने जाते वो है लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिसे यूनियन टेरिटरी क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है या फिर कमिश्नर बोलते हो। अपॉइंटेड फॉर दिल्ली, पुडुचेरी, द अंडमान एंड निकोबार, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, इन सब में क्या होता है, लेफ्टिनेंट है यहाँ पे। ठीक है, याद रखना। और कुछ स्टेट यहाँ पे ऐसे हैं, कुछ यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जहाँ पे चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर के साथ लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो कहाँ पे जो एक्सेप्शन है वो स्टेट हैं, वो यूनियन टेरिटरी हैं पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, प्लस यहाँ पे खुद का चीफ मिनिस्टर है। ठीक है, एक्सेप्शन के साथ आता है, ये याद रखना है इसको, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, फिर अब थोड़ा एक चीज़ समझो, हम लोगों ने 3 चीज़ यहाँ पे डिस्कस किए हैं, पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, जहाँ पे क्या होता है, चीफ मिनिस्टर और लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो डिटेल में अब इस तीनों को क्या करते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी होने के बाद भी यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, यूनियन टेरिटरी होने के बाद भी यहाँ पे क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ चीफ मिनिस्टर्स हैं, जो कि एक्सेप्शन है। तो इसको डिस्कस करना जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के बारे में अगर देखोगे तो दिल्ली जो गवर्न होता है वो आर्टिकल 239AA में, पुडुचेरी का है आर्टिकल 239A, और जम्मू कश्मीर का है ये तो डायरेक्टली रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू बना है। ठीक है, अगर पावर देखा जाए, है ना, पावर देखा जाए दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी का, तो दिल्ली में देखोगे तो कैन लेजिस्लेट ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड। फिर पुडुचेरी का बात करोगे, कैन लेजिस्लेट ऑन सब्जेक्ट एंड स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट। ये लिस्ट क्या होता है, 7 शेड्यूल में जो इंक्लूडेड है, ये जब आएगा इसका टॉपिक तो समझेंगे। ठीक है, अगर सबको यहीं पे बता देंगे तो फिर एक तो वीडियो का लेंथ लंबा हो जाएगा, फिर जब उसका टॉपिक आएगा तो फिर बताने लायक कुछ बचेगा नहीं, है ना। तो जो टॉपिक जहाँ पे आएगा उसी को हम लोग कवर करेंगे। फिर जम्मू कश्मीर का अगर बात करोगे तो कैन लेजिस्लेट ऑन स्टेट सब्जेक्ट एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर, पुलिस आल्सो कंकरेंट। तो इसको एक बार रीड आउट बस करना है। ठीक है, इसमें जहाँ समझाने का होता है वहाँ पे समझाना है। रिजर्व सब्जेक्ट, जिसे रिजर्व करके रखें सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन कौन से, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, लैंड। फिर यहाँ पे देखोगे फॉलो द जनरल स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो एक बार क्या करोगे, इस चार्ट को अपने से एक बार रिवाइज करोगे। जब ये स्लाइड जो है अपलोड हो जाएगा टेलीग्राम चैनल में, तो इसको एक बार जस्ट रीड आउट करना है। ठीक है, चलो अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे कुछ डिफरेंट केसेस समझ लेते हैं। यहाँ पे इन द केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड हिज मिनिस्टर। देखो मिनिस्टर क्या है, ये तो इलेक्ट हो के आ रहे हैं, और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हो ये तो अपॉइंट हो के आ रहे हैं। 2 टर्म यहीं पे समझ लो, अपॉइंट होता है एक टर्म, और एक होता है क्या, इलेक्टेड। इलेक्टेड का मतलब होता है जैसे कि एमएलए हो गया, डायरेक्टली क्या करते हैं, जो जनता है, पब्लिक है, उसे चुन के भेज रहे हैं, वो इलेक्टेड हो गया। लेकिन अपॉइंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट किसी पोस्ट के लिए अपॉइंट करता है। जैसे यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है तो यहाँ पे अपॉइंट करता है, न कि जनता इसको चुन के भेजते हैं। समझ रहे हो, तो ये मेजर डिफरेंस है अपॉइंटमेंट और इलेक्टेड में। तो अगर ये समझो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और उसके मिनिस्टर में अगर डिसएग्रीमेंट हो गया तो इस केस में क्या करते हैं लोग, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर इज रिफर टू मैटर टू द प्रेसिडेंट फॉर डिसीजन। क्वेश्चन पूछ लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो इसको प्रेसिडेंट्स के लिए सेंड कर दिए जाते हैं, उसका डिसीजन क्या होगा, फिर बाइंडिंग होगा, मैंडेटरी होगा। दिल्ली इज ए यूनियन ओनली यूनियन टेरिटरी विथ ओन हाई कोर्ट सिंस 1966, याद रखना है। ठीक है, दिल्ली बस ऐसा एक्सेप्शन है जिसके पास खुद का हाई कोर्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनल डज नॉट कंटेन एनी सेपरेट प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्वायर कंट्री। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, याद रखना इसको। सपोज अगर कंट्री, जो इंडिया कंट्री है, अगर दूसरे कंट्री को अपने पार्ट में मिलाता है, उसको एक्वायर करते हैं, तो अभी तक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसका कैसे वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन हो गए कुछ उल्लेखनीय नहीं है, कुछ लिखा नहीं है, जस्ट इसको याद रखना।
तो इस तरीके से क्या है, जितना डाइवर्सी हो सके, है ना, जितना डाइवर्सिफाई कर सके, जितना इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, टर्म है जो कि इंपॉर्टेंट है CAPF के लिए, उसको हम लोग यहाँ पे कवर किया है। अब इसके बाद हम लोग MCQ लगाएंगे, जिससे ये पता चल सके कि जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इससे जो क्वेश्चन हमारे से सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। क्लियर है? चलिए फिर मिलते हैं MCQ सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे सेफ, हैव अ ग्रेट डे।